हेलो एंड वेलकम टू द एग्ज़ाम्स मेड इजी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले 3 लेक्चर जो हमने दिए हैं वो दिए हैं जनरल नॉलेज में। जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं दैट्स आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर में अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा। इसमें हमने सबसे पहले बात की थी क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया की बारे में बात की थी। उसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में बात की थी फोक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया के बारे में। और उसके बाद हमने फिर वहाँ पर जिक्र किया था मुराल पेंटिंग्स का। और उसके बाद जो हमने जिक्र किया था दैट वाज मिनिएचर पेंटिंग्स। तो उसके बाद कुछ आर्किटेक्चर के बारे में हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे और आखिर में हम पहुँचे थे मौर्यन आर्किटेक्चर पे। तो आज हमें इसी सीरीज़ को हम आज आगे बढ़ाएंगे। और आज के सीरीज़ में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और साथ में ये हम बात करेंगे जो थोड़ा सा हमारा पेंडिंग था किस में, आर्ट एंड कल्चर में, जो थोड़ा सा टेम्पल्स और मुस्लिम पीरियड का के बारे में थोड़ी सी और हम बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और जिसमें सबसे ज़्यादा JKSSB क्वेश्चन पूछता है दैट्स क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया और द इंडियन लैंग्वेज के बारे में। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एग्ज़ाम्स मेड इजी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में जो हम बात कर रहे हैं पिछले 3 लेक्चर से। और आज इस सीरीज़ का चौथा लेक्चर आ रहा है और कल इसका एक और लेक्चर हम लाएंगे जिसमें हम एक और बात करेंगे कल्चर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में। और उसके बाद एक लास्ट वाला लेक्चर लाएंगे जिसमें हम MCQ सीरीज़ को लाएंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को लाने की। और उससे पता चलेगा आपको कि JKSSB किस तरह के MCQs आपसे पूछ लेता है। और इतना ही नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, बहुत मेहनत करनी है। हमने जो सबसे पहला टॉपिक उठाया था दैट वाज स्पोर्ट्स। मैंने उन 2 टॉपिक्स को सबसे पहले चूज़ किया जो थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं और जिन पे बच्चों को कम मटेरियल मिलता है। लेकिन इसके बाद हम उठाएंगे इंडियन जियोग्राफ़ी को जो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है। अब कोई भी टॉपिक इतना थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको नहीं लगेगा अगर आप अभी न्यू प्रिपरेशन कर रहे हो, JKSSB में नए हो, और तो आपको मज़ा आएगा हमारी लेक्चर्स में। तो आज का लेक्चर चलिए हम स्टार्ट करें। आज हम बात करेंगे जो हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे थे। और कल हमने उसमें लास्ट में हम बात कर रहे थे किसके बारे में, मौर्यन आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर को जब हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में, तो अगर आपने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आज का टॉपिक आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो आप पहले उस टॉपिक को देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस टॉपिक पे आ जाइएगा। क्योंकि आर्किटेक्चर में हमने बात की थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। उसमें हमने हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में भी बात की थी। हमने लोथल, धोलावारिया, कालीबंगन के बारे में, राखीगढ़ी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। और इसके साथ साथ हमने फिर मौर्यन आर्किटेक्चर की बात की थी, अशोकन पिलर्स की बात की थी, और साथ में ही हमने स्टूपास के बारे में भी बात की थी। और हमने बताया था सांची स्टूपा मध्य प्रदेश कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमारी बात होगी मुस्लिम पीरियड के बारे में। जो मुस्लिम पीरियड के जो आर्किटेक्चर था, वहाँ की जो बिल्डिंग्स होती थी, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता था, वो कैसी दिखाई देती थी। तो सबसे पहले हम मुस्लिम पीरियड के अंदर इनके अंदर हमें इंडो पर्शियन जो आर्किटेक्चर स्टाइल था वैसा मिलता है। हमें इनके अंदर आर्क्स एंड डूम्स मिलते हैं, मीनार्स मिलते हैं। लेकिन मुस्लिम्स के का जो आर्किटेक्चर है वहाँ पर बिल्कुल भी हमें एनिमल्स एंड ह्यूमन फिगर्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द टेम्पल्स एंड द मुस्लिम मुस्लिम पीरियड आर्किटेक्चर के बारे में। तो यहाँ पर एनिमल्स और ह्यूमन फिगर्स का नहीं इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मीनार्स होते हैं और जो स्ट्रक्चर होती है उनकी जो शेप होती है किनकी, विंडोज़ की, डोर्स की, और उसका जो लास्ट में जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ पर एक डोम स्ट्रक्चर है। जैसे आपने हज़रत बलमासू को देखा होगा, ओनली डोम स्ट्रक्चर इन जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं। और जो मुस्लिम पीरियड था उसमें सबसे ज़्यादा होता था लकड़ी का इस्तेमाल और जाली वर्क का इस्तेमाल होता था फॉर लाइट पर्पज़। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो भी मुस्लिम श्राइन्स होंगी आप ज़रूर वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर जाली वर्क आपको ज़रूर नज़र आएगा।
और इसके साथ साथ जो मुस्लिम आर्किटेक्चर था, जैसे मुगलों ने यहाँ पर बहुत सारे बाग बनवाए हैं, आप उन बगीचों को देखिएगा। आपने उनके बारे में अगर पढ़ा है तो ठीक, जब हम टूरिज्म पे बात करेंगे उस दिन मैं बताऊंगा कि वो 4 बाग गार्डन बनाते थे। वो एक गार्डन को 4 हिस्सों में डिवाइड करते थे और बीच में मुगलों ने जितने भी गार्डन बनाए उन्होंने बीच में उनको पानी डाला है। ये उनका अपना एक तरीका था बाग को बनाने का, उसको सजावट देने का। ये मुस्लिम पीरियड की जो मतलब का जो आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरह का था। जैसे हमने कल बात की थी किसके बारे में, अगर आपको याद होगा, जब हमने कल बात की थी किसके बारे में, हमने बात की थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। और जब हमने ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो की बात की थी तो वहाँ पर हमने बताया था किस तरह उन्होंने बाथ नीचे बनाया था और साइटाडल ऊपर जो अपनी बिल्डिंग्स बनाते थे तो वो बनाते थे। इसी तरह मुस्लिम पीरियड का अपना एक आर्किटेक्चर था, वो अपनी तरह से अपने बाग बनाते थे। उनके जो जैसे मॉस्क्स होते हैं या उनके जो महल होते थे तो उनमें जाली वर्क होता था, उनकी जो विंडोज़ थी वो आर्क स्ट्रक्चर की थी। और जो भी मुस्लिम श्राइन्स होती हैं, मस्जिद होती हैं, तो वहाँ पर जो ऊपर होता है तो वहाँ पर क्या होता है, डूम स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर आप इसके बरक्स मंदिरों को देखोगे, हालांकि टेम्पल्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बहुत बताया था, नॉर्दर्न एंड साउदर्न टेम्पल्स, आज भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, तो हमें वहाँ पर उनके ऊपर शिखर मिलता है टॉप पे। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप जम्मू डिवीजन से तो आपको पता होगा रणबीश्वरा टेम्पल के बारे में, आपको पता होगा रघुनाथ टेम्पल के बारे में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, तो उनको पढ़ना बहुत ही लाजमी है। और एक और बात हमने मुस्लिम पीरियड में देखी थी, जब हमने बात की थी अकबर के बारे में, तो हमने अकबर के दौर में क्या देखा था, उसने एक स्टूडियो बनाया था जिसको हम तस्वीर खाना कहते हैं। और वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर वो कैलीग्राफी, आर्ट ऑफ राइटिंग, वहाँ पर उस ज़माने में इसकी डिज़ाइनिंग होती थी। लेकिन जब जहांगीर का वक्त आया, उसने अपनी जो उसकी पेंटिंग्स थी, तो उसकी पेंटिंग्स में हमें फ्लोरा पेंटिंग्स मिली, ठीक है ना। वहाँ पर वो, क्योंकि जो जहांगीर थे ही वॉज फॉन्ड ऑफ नेचर, तो उसने, हमने बताया था, शालीमार बाग 1619 में बनवाया, उसने वेरीनाग 1620 में बनवाया, और भी बाकी छोटे छोटे बाग उन्होंने बनवाए। लेकिन बात क्या मुझे बतानी है शाहजहां के बारे में, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। लेकिन जब शाहजहां का वक्त आया, शाहजहां के वक्त में जो आर्किटेक्चर था उसको प्रिंस ऑफ बिल्डिंग्स कहते हैं। उसका जो आर्किटेक्चर है शाहजहां के दौर का, उसमें क्या हमें मिलता है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उसमें ब्रिटिश इन्फ्लुएंस हमें मिलता है। तो शाहजहां का जो आर्किटेक्चर था, उसकी जो पेंटिंग्स थी वो बिल्कुल अननेचुरल थी, वो आर्टिफिशियल पेंटिंग्स कहलाई, क्योंकि उनके अंदर गोल्ड और सिल्वर का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। लेकिन शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डिंग्स कहते हैं। आर्किटेक्चर में उसमें बहुत ज़बरदस्त उसने कमाल दिखाया। तो मुगलों में सबसे ज़्यादा अगर आर्किटेक्चर की बात करेंगे, बिल्डिंग्स के बारे में, जैसे ताजमहल को आप देख लो, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, डोम्ड स्ट्रक्चर है, मीनार्स है, उसके अंदर में जाली वर्क है। तो ये देखो, और उसके साथ बाग भी है, और पीछे देखो दरिया का नज़ारा कैसा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद जो इन्फ्लुएंस आया, देखो 1911 तक, 1911 तक एक आर्किटेक्चर होता था यहाँ पर, एक तरह का डिज़ाइन। लेकिन 1911 के बाद यहाँ का जो इंडियन आर्किटेक्चर है उसमें बहुत चेंज आई। इंडिया 1911 तक क्या था, वहाँ पर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था, और जो आर्किटेक्चर थे उसको हम इंडो गोथिक आर्किटेक्चर कहते हैं टिल 1911। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमें विक्टोरिया महल, जो विक्टोरिया मेमोरियल ऑफ कोलकाता, जो वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर है, एक तो वो, और दूसरा ताज होटल है जो मुंबई के अंदर है, तो होटल ताज को पता ही होगा आपको। तो ये दो चीज़ें बेस्ट एग्जांपल हैं इंडो गोथिक आर्किटेक्चर की। आप गूगल पे एक बार इनके फ़ोटो ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इनका डिज़ाइन किस तरह है। बात मुस्लिम पीरियड की हो रही है। तो 1911 तक इस तरह का इंडो गोथिक आर्किटेक्चर था। लेकिन 1911 में क्या हुआ, 1911 में जो कैपिटल थी वो शिफ्ट हो गई कहाँ पर, कैपिटल को शिफ्ट किया गया टू दिल्ली फ्रॉम कोलकाता। तो वहाँ पर जो वाइस राय थे वो हॉन्डेज थे, तो उसके वक्त में इसको शिफ्ट किया गया। और इसके बाद जो आर्किटेक्चर यहाँ पर है, तो इसको हम नियो रोमन आर्किटेक्चर कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है मॉडर्न आर्किटेक्चर, जो 1911 के बाद या 1911 के बाद, जो जब कैपिटल शिफ्ट हुई दिल्ली, कहाँ से, कोलकाता से, तो उस वक्त जो वाइस राय थे वो हॉन्डे थे। तो नियो रोमन आर्किटेक्चर का वजूद हुआ, और
वहाँ पर किसको, एडवन ल्यूटिन को अपॉइंट किया गया था इस आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो पार्लियामेंट हिंदुस्तान का बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दो एग्जांपल इसकी भी मैंने लिखी है। एक तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसके अंदर जो आर्किटेक्चर है उसको न्यू रोमन आर्किटेक्चर और मॉडर्न आर्किटेक्चर के हिस्से में रखा जाता है। तो ये है मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो इसके बाद हमें थोड़ी सी बात करनी थी टेम्पल्स के बारे में। देखो, दो तरह के टेम्पल्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर। एक कौन से टेम्पल्स, एक वो टेम्पल्स है जो नॉर्दर्न इंडिया के हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने उस पर बहुत सारी बात की थी, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको भी आप देख लीजिए। तो इसके बाद हमने बात की थी साउदर्न टेम्पल्स के बारे में, और मैंने बहुत बड़ी डिफरेंस आपको बताई थी। तो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था जो साउदर्न टेम्पल्स हैं उनको हम द्रविडियन टेम्पल्स कहते हैं। साउथ इंडियन के टेम्पल्स है, वहाँ हर टेम्पल के टॉप के ऊपर शिखर होता है। तो जो साउदर्न इंडिया के टेम्पल्स है वहाँ बाउंड्री वॉल उसको रखा गया है, बिकॉज क्योंकि द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया जो है उनके अंदर हेवी यूज़ ऑफ गोल्ड होता है, तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए उनको वॉल भी साइड्स में बना देते हैं। तो साउथ इंडिया में हेवी यूज़ ऑफ गोल्ड हुआ, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में उतना नहीं हुआ। और नॉर्दर्न टेम्पल्स जो होते हैं नॉर्थ इंडिया के, तो उनको हम नगारा टेम्पल्स कहते हैं। उनकी जो बेस ऑफ द टेम्पल है उसको हम जगाती कहते हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर बाउंड्री वॉल का इस्तेमाल नहीं होता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल तो जम्मू वालों को ज़्यादा ही पता होगा। और जम्मू में जो बहुत सारे टेम्पल्स तो है, क्योंकि जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। लेकिन जम्मू के अंदर दो टेम्पल्स आप ज़रूर देखिएगा। एक है रघुनाथ टेम्पल जो नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बड़ा वैष्णो टेम्पल है, और दूसरे टेम्पल की मैं बात करूंगा जो आप ज़रूर जिसके बारे में आप पढ़ोगे वो है रघुनाथ टेम्पल, जो किसको डेडिकेट है, शिवा को डेडिकेट है। तो इन दो टेम्पल्स के बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद कल भी हमने बात की थी कोणार्क सन टेम्पल के बारे में, तो हमने परसों पढ़ा था उसके बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मैं फिर से बताऊंगा, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। तो उसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। ब्लैक पगोडा कहा जाता है, तो वो देखिएगा। मॉडर्न सन टेम्पल जो है गुजरात के अंदर है, तो उसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। याद रखना मॉडर्न सन टेम्पल कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। और इसके साथ साथ एक और सन टेम्पल है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। तो वो किस कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है सन टेम्पल। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे उसका आंसर बताना। तो उसको वो टेम्पल उसको कहते हैं माटन टेम्पल, तो वो मटन अनंतनाग के अंदर है। तो आप मुझे क्या बताओगे, इसको 5th सेंचुरी में किसने बनाया? देखो 8th सेंचुरी में मुझे पता है, आप लोगों को पता है। कहा जाता है कि इसको 5th सेंचुरी में किसी और ने बनवाया था। तो अगर आपको पता है, अगर आप सच में नॉलेजेबल हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो माटन सन टेम्पल है, आप ललिता द्वितीय का तो मुझे नहीं बताना, क्योंकि 8th सेंचुरी में आपको पता होगा। आप मुझे बताना 5th सेंचुरी में किसने उसको बनवाया। बिल्कुल। तो इसी तरह आपको याद रखना है दिलवारा जैन टेम्पल जो राजस्थान में है, अरावली माउंटेन रेंज के, तो माउंट आबू रीजन में। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद जो हमें बात करनी है वो है स्कल्पचर, मीन्स स्टोन कार्विंग के बारे में। 3D इमेज के बारे में बात करनी है। डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रोंज लास्ट जो हरप्पन सिविलाइजेशन में फाउंड की गई, तो आप मुझे बताना वो कहाँ पर, हरप्पा के अंदर फाउंड की गई या मोहनजोदारो के अंदर फाउंड की गई। तो आपके लिए मैं होमवर्क रखता हूँ, आप वो मुझे ज़रूर बताना। जो डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रोंज थी वो कहाँ पर फाउंड की गई। सॉरी, ना हरप्पा आपको बताना है ना मोहनजोदारो है, तो उस साइड का नाम बताना है, और वो साइड भी बतानी है वो मतलब जो हरियाणा के अंदर है। तो आप मुझे 2 क्वेश्चंस का आंसर लिखिएगा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया, एक उस साइड का नाम क्या है जहाँ पर ब्रोंज, ये डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रोंज जो है उसको फाउंड किया गया, और दूसरा किस साल के अंदर इसको फाउंड किया गया, और ये क्यों फेमस है। तो ये 2-3 सवाल है जिसका हमने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था। किसके बारे में, डांसिंग गर्ल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद स्कल्पचर पे हमें बात करनी है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में हमें देखो, यहाँ पर एक आसान सा लॉजिक में बताऊंगा, वो आप याद रखना। तीनों स्कूल जो है, गांधारा जो है, मथुरा जो है और अमरावती, तीनों में एक रिलीजन जो है जो वो कॉमन है, दैट इज बुद्धिज्म। तो याद रखना। और दूसरी पॉइंट, जी से गांधारा, जी से ग्रीक इन्फ्लुएंस, जी से ग्रे सैंडस्टोन।
इसके अंदर जी है। और जो मथुरा और अमरावती स्कूल है इनके अंदर जो है इंडोजीनस इन्फ्लुएंस है, और मथुरा के अंदर रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है और अमरावती के अंदर वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने क्लासिकल डांसेस के बारे में बात की थी, मोहिनी आटम के बारे में बात की थी, तो आप उस लॉजिक के साथ साथ अमरावती को भी वाइट के साथ जोड़ सकते हो। तो बहुत ही आसान है, फिर से बताऊंगा मैं, ये बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में जो है स्कल्पचर में है उसमें कौन सा इन्फ्लुएंस मिलता है आपको, हमें मथुरा के अंदर कौन सा रिलीजन मिलता है। तो ये पॉइंट है, तीनों मजहब हमें मिलते हैं, हिंदुज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। हमें अमरावती स्कूल के अंदर जो है वहाँ पर किस स्टोन का इस्तेमाल किया गया, तो ये पॉइंट है, वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। देखो कल्चर ही एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपको बड़े ही थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जब हम जियोग्राफी में आएंगे, जम्मू कश्मीर में आएंगे, हिस्ट्री पे जाएंगे, वो सारे तो आसान से टॉपिक है, वो बिल्कुल आसान है, और उसमें आपको बिल्कुल मज़ा आएगा जब हम उस पर जाएंगे। तो आगे बात करेंगे, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है दैट इज़ इंडियन लैंग्वेज। और इंडियन लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन JKSSRB पूछ लेता है, और दूसरा इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो आता है क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ा होगा तो उसके अंदर जो 8th शेड्यूल है, तो 8th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, 22 लैंग्वेज ऑफ इंडिया के बारे में। देखो ये याद रखना, बिल्कुल एक एक पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है और पूछेंगे भी। 22 लैंग्वेज किस शेड्यूल के अंदर है, 8th शेड्यूल के अंदर। तो हिंदुस्तान की जो लैंग्वेज है इनको 2 ग्रुपों में बांटा गया है। एक है जिसको हम बोलते हैं इंडो आर्यन ग्रुप, या इनको हम बोलते हैं, ये तो नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज ज़्यादातर है, और दूसरी है द्रविडियन ग्रुप। द्रविडियन ग्रुप जो साउदर्न इंडिया के अंदर है। तो इंडो आर्यन जो है ये बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस है, 75% ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इसी इंडो आर्यन ग्रुप में आती है। और इसके बाद जो द्रविडियन ग्रुप है जिसको हम साउदर्न इंडिया की लैंग्वेज कहते हैं, तो उसके अंदर जो लैंग्वेज है वो 25% है। बात करेंगे इंडो आर्यन के बारे में। इसमें सबसे पहले हमें बात करनी है संस्कृत के बारे में, प्राकृत जिसको हम पाली भी कहते हैं, और यहाँ पर किन बुक्स के अंदर हमें इनका देखने को मिलती है, बुद्धिज्म और जैनिज्म की जो किताबें हैं, तो उनमें हमें प्राकृत का जिक्र, पाली का जिक्र ज़रूर मिलता है। और इसी तरह मॉडर्न इंडियन आर्यन लैंग्वेज जो है उनको हम लैंग्वेज ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहते हैं। उसमें है जैसे कश्मीरी है, हिंदी है, उर्दू है, हरियाणवी है, गुजराती है, ठीक है ना। तो आप मुझे यहाँ पर बताना लास्ट में कि जम्मू कश्मीर में, ज़रा आप मुझे कमेंट में बताइए कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज आजकल है, तो ये ज़रूर मुझे बताइएगा। बाद में हम उस पर भी अभी बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये इनके ऊपर ये लैंग्वेज बहुत सारी है, जैसे अथर्ववेदा, अजुर्वेदा के अंदर इनका जिक्र है, ठीक है ना। ये सारी लैंग्वेज जो है 75% इंडो आर्यन ग्रुप से बिलोंग करती है, और इनको इंडो आर्यन लैंग्वेज को हम लैंग्वेज ऑफ नॉर्थ इंडिया कहते हैं, और ज़्यादातर लैंग्वेज इसी के अंदर फॉल करती है। और साउदर्न इंडिया के अंदर 4 ही लैंग्वेज लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, ये 4 लैंग्वेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है। तो इसके बाद लद्दाख के अंदर जो लैंग्वेजेस है वो चाइना से, वहाँ पर चूंकि चाइना नज़दीक है वहाँ पर, तो वहाँ पर चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो लैंग्वेज बोलते हैं उनको हम साइनो तिब्बतियन लैंग्वेज बोलते हैं। लद्दाख के अंदर लद्दाखी भी बोलते हैं, लद्दाख के अंदर शीना भी बोलते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा सा हमारा जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी किसी हद तक लोग शीना बोलते हैं, और रामबन के अंदर लोग जो है जम्मू डिवीज़न के वाले लोग जो है वो पंजाबी भी बहुत हद तक जानते हैं, ठीक है ना। तो लद्दाख के अंदर जो लैंग्वेज है उनको हम साइनो तिब्बतियन या चाइनीज़ लैंग्वेज भी कहते हैं। तो लद्दाख में वहाँ पर उनका ज़्यादा असर है। तो जब हम बात करेंगे इसके बाद 2 अमेंडमेंट जो आपको ज़रूर याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से। एक है 71st अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ, 1992 में जो अमेंडमेंट हुई उसको अमेंडमेंट 71st अमेंडमेंट कहते हैं। तो उसके अंदर आपको याद रखना है KMN, और इसको आप कमन भी बोल सकते हो। K से कोंकणी, M से
मणिपुरी और एन से नेपाली जो है इनको ऐड किया गया इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर। और इसी तरह 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में आया, उसके अंदर 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया, संबद्ध, SMBD, तो संथाली, मिथाली, बोडू और डोगरी, ये 4 लैंग्वेजेस ऐड हुई किसके अंदर, इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर। 8th शेड्यूल के अंदर इनको ऐड किया गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, 2 अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 71st अमेंडमेंट ऑफ 1992, 1992 में जो 71st अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके अंदर क्लास ये जो इंडियन लैंग्वेज है 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, कॉमन, KM और N, जैसे आता है ना KLMN, तो L को आप निकाल दीजिए, KM और N, कॉमन, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था इंडियन लैंग्वेज में। इसी तरह 2003 में 92nd अमेंडमेंट एक्ट आया, तो उसमें क्या हुआ, उसके अंदर 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया, संबंध, तो हमने इसको संबंध ऐसे लॉजिक रखा है, तो आप भी इसको याद रख सकते हो, जैसे संथाली, मिथाली, बोडू और डोगरी। और टोटल कितनी लैंग्वेज आज हमारे 8th शेड्यूल के अंदर है, 22 लैंग्वेजेस, याद रखिएगा। तो इसके बाद बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के बारे में। देखो बहुत आसान तरीका है। साउथ की कितनी लैंग्वेज आपने अभी पढ़ी, 4, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये चारों की चारों क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के अंदर शुमार की जाती है। और इसके बगैर 2 और है, जो है संस्कृत, जो अभी मैंने कहा था नॉर्थ इंडियन आर्यन ग्रुप में आती है, और ओडिया, ठीक है ना। तो उड़ीसा की जो लैंग्वेज है ओडिया, तो ये भी याद रखिएगा, इनको कहते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सबसे बड़ा ग्रुप कौन है, इंडो आर्यन ग्रुप। द्रविडियन ग्रुप के अंदर कौन सी लैंग्वेज आती है, तो आपको तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम रखना है याद। और साथ में ये भी याद रखना है कि ये चारों लैंग्वेज जो है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया में आती है। हो गई 4, टोटल कितनी है 6, तो ऐड कौन कौन सी करनी है, संस्कृत और ओडिया, हो गया टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ कॉमन, यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को कब ऐड किया गया, डायरेक्टली SSB पूछेगा, तो 1992 में 71st अमेंडमेंट के तहत। और इसी तरह संथाली, मिथाली, बोडू और डोगरी को कब ऐड किया गया, तो 2003 में 92nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। हो गया ये कल्चर में, आज हम इसको ख़त्म करेंगे पूरा ही। और कल्चर ये जो है इनको रिकॉग्नाइज करता है, क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हमें बात करनी है किसके बारे में, देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप और भी याद रखना, जो थिएटर होता है ना, यहाँ तो मैंने वो नहीं लिखा है। थिएटर के अंदर मीन्स वहाँ पर जो परफॉर्म होता है, आर्ट परफॉर्म होता है, कम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक एंड डांस होता है, जैसे रामलीला, रासलीला, शकुंतला, उर्वशी, ठीक है, कालिदास, तो ये चीज़ें आप याद रखना, ठीक है ना। ये हमने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था, तो मैंने सोचा था आपको ये याद होना चाहिए। तो मैंने बात की थी जम्मू कश्मीर लैंग्वेज के बारे में, आपको बताया था कमेंट में, मैं अभी देखूंगा किसने क्या कमेंट किया है। तो मैंने बताया था यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ उर्दू थी, और ऑफिशियल पर्पज़ के लिए जो यूज़ होती थी ऑफिस में, वो इंग्लिश थी। ऑफिशियल उर्दू थी और ऑफिशियल वर्क के लिए इंग्लिश का यूज़ होता था। लेकिन फिर उसके बाद 2 सितंबर के अंदर 3 और लैंग्वेज को ऐड किया गया था, जिसमें आता है हमारा डोगरी भी आता है, इसमें हिंदी भी आता है, और उसमें कश्मीरी लैंग्वेज आ गई, जो अब हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इंग्लिश भी 5 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर है। देखिए अगर हम बात करेंगे म्यूज़िक के ऊपर, तो म्यूज़िक जो है हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान के अंदर 2 तरह का म्यूज़िक मिलता है हमें, एक तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो नॉर्थ इंडिया के अंदर है, और दूसरा है कर्नाटिक म्यूज़िक जो साउदर्न इंडिया के अंदर है। बहुत आसान, इसको याद रखना, साउदर्न इंडिया के जो भी डांसेस हैं, म्यूज़िक है, लैंग्वेज है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। साउथ में सब कुछ डिफ़िकल्ट है, लेकिन नॉर्थ इंडिया का तो जो है वो आसान है। तो ये दोनों म्यूज़िक जो है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक प्लस कर्नाटिक म्यूज़िक, ये दोनों आते हैं हमारे क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर। तो इसके साथ साथ क्लासिकल म्यूज़िक कितने हैं, क्या है, वो तो टोटल 7 है, वो मैं अभी नीचे बताऊँगा कौन कौन इसके अंदर आता है, वो भी आप याद रखिएगा। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है ये बहुत ही लिबरल म्यूज़िक है, और जो यहाँ पर आपको तानसेन का नाम ज़रूर याद रखना है, आपको अमीर खुसरो का नाम याद रखना है। तो तानसेन इसका फाउंडर है, क्लासिकल म्यूज़िक ऑफ इंडिया की जो फाउंडर है दैट इज़ तानसेन, ठीक है ना। और तानसेन और अमीर खुसरो दोनों
ऐसी पर्सनालिटीज़ है जिन्होंने हिंदुस्तानी म्यूज़िक को बहुत हद तक इम्प्रूव किया है। और इसके साथ साथ आप याद रखना जो डिवोशनल म्यूज़िक होता है, जैसे भजन, भजन किस मज़हब के अंदर म्यूज़िक को कहते हैं, तो भजन याद रखना हिंदुइज़्म के अंदर। तो इसकी तरह सिख शबद और मुस्लिम जो है वो कवाली वाला म्यूज़िक परफॉर्म करते हैं। तो क्लासिकल जो म्यूज़िक है तो इसमें आप खुद भी देख लेना, ठीक है, ख्याल, गज़ल, ध्रुपद, तापा, तुमरी, तराना और घराना, ठीक है। तो एक बार आप इसको गूगल में सर्च कीजिएगा, जो ये क्लासिकल डांस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर तो ज़्यादा आगे हैं, तो आप ये चेक करना कौन सा इसमें नहीं है, तो धमार देखना, इसका चेक कर लेना आप, तो टोटल 7 ही हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो 2-3 मार्शल आर्ट का आपको नाम याद रखना है जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, जैसे तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु के अंदर जो मार्शल आर्ट है जैसे सिलंबम। इसी तरह महाराष्ट्र के अंदर जो ये जो आर्ट है उसको कहते हैं माला खम्ब, और केरला से कालारी पायटू, तो के से केरला, के से कलारी, इसी तरह एम से महाराष्ट्र, एम से मालाकुम, और तमिलनाडु का सिलंबम तो आपको पता ही होगा। तो ये था डिटेल के साथ आर्ट और कल्चर के बारे में। अब बाकी रहा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का हालांकि हमें अलग से भी पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिखा है, ज़्यादा मैंने इसको जम्मू कश्मीर में इसको ऐड नहीं किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हम डिटेल के साथ अलग से पढ़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले हमें याद रखना है, जैसे जो कश्मीरी लैंग्वेज है ये भी असल में अरबी और फ़ारसी, अरबिक एंड पर्शियन से है। तो इसी तरह कश्मीरी लैंग्वेज को जो हमारे पंडित भाई इसको बोलते थे और लिखते थे, वो किस स्क्रिप्ट के अंदर लिखते थे, तो देवनागरी स्क्रिप्ट। ये आपको याद रखना है। कश्मीरी लैंग्वेज को जो हमारे पंडित भाई जो हमें इसमें इसको कश्मीरी पंडित इसको किस तरीके से लिखते थे, कौन सा स्क्रिप्ट वो यूज़ करते थे, देवनागरी स्क्रिप्ट। और कश्मीरी का जो हमारा एंशंट खुद का स्क्रिप्ट था, दैट वाज शारदा स्क्रिप्ट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इसी तरह जो हमारी डोगरी लैंग्वेज है, मैंने अभी कहा जम्मू के अंदर पंजाबी का बहुत ज़्यादा असर है, तो डोगरी लैंग्वेज जो है ये भी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, और ये बहुत ही नज़दीक है किस लैंग्वेज के, ये पंजाबी से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो बाकी रहा जम्मू कश्मीर के बारे में, जैसे भांड पत्थर, ये तो पता ही है, मैन करते हैं। और चक्री ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारे ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, सारंगी है, नोट है, रबाब है और तुम्बक नाड़ी, तो ये हम अलग से पढ़ेंगे ताकि जम्मू वालों के लिए भी वो बहुत आसानी हो। इसी तरह पीपल ऑफ जम्मू के बारे में पता है, डोगराज कहाँ पर रहते हैं, जो जम्मू के अंदर, और कश्मीरी ज़्यादातर कश्मीर के अंदर रहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह वहाँ पर हम बात भी करेंगे किसके बारे में, पोइट्री ऑफ लाल दत्त के बारे में, ठीक है ना। तो लाल दत्त बहुत फेमस है, हिंदुइज्म इसको ललेश्वरी कहते हैं, हम लाले आरफा भी कहते हैं, और बहुत सारे इसके और भी नाम है। और इसका कलाम क्या कहलाता है लाल दत्त का, उसको वाह कहते हैं। हालांकि मैंने इसको यहाँ पर लिखा नहीं है, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बाकी जम्मू कश्मीर पोर्शन में हम पूरा पढ़ेंगे। इसी तरह शेख नूरुद्दीन वली को भी हमें पढ़ना है, ठीक है ना। अनपोश तेलियल वनपोश, तो ये उनका कलाम है, और उनके कलाम को हम शुक्र कहते हैं, जिसको हम नुंदरेश भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है, ये कब जन्म हुआ, इसके जो एंसेस्टर्स थे उनका कश्तवाड़ से क्या लेना देना है वो पढ़ेंगे। ज़ैनुल आबदीन ने इसके साथ वो उसके दौर में ये जो था 1377 से जो इसका पीरियड था 1440 तक, और 1460 में जब इसका टॉम वहाँ बनवाया गया, वो सब हम जम्मू कश्मीर के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर तो बिल्कुल भी मैंने कुछ नहीं लिखा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा जो आर्ट एंड क्राफ्ट में हमें पढ़ना है वो है यहाँ का जो शॉल्स वाल्स हैं, किस किस को GI टैग मिला है, पेपर मशी के बारे में पढ़ना है, कैलगोड के बारे में पढ़ना है। और हमें ये भी देखना है कि जो पश्मीना शाल है ये इसके डिक्लाइन के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है। जो हमारा जो पेपर मशी था, कारपेट इंडस्ट्री थी, ठीक है ना, तो इनमें से चेन स्टिचिंग, तो बहुत सारा एक एक को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर पोर्शन में। यहाँ तो मैंने इसको जिक्र नहीं किया है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है, और इसी तरह हमारा जो कल्चर का बहुत बड़ा लंबा टॉपिक था ये ख़त्म होने को आया है। अब एक और वीडियो हम इसमें लाएंगे और उसमें हम बात करेंगे
हालांकि हमें इसके अंदर अभी 2 चीज़ें पढ़नी है, लेकिन सबसे पहले तो हम फोक डांसेस के ऊपर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फोक डांसेस हैं, तो हम कल लाएंगे एक और टॉपिक जिसमें हम यूनियन टेरिटरीज और तमाम स्टेट्स के अंदर जितने भी फोक डांसेस हैं उनको एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। और अगले दिन हम लाएंगे MCQ सीरीज़, जिसमें आपको पता चलेगा कि आर्ट एंड कल्चर के ऊपर किस तरह के MCQ पूछे जाते हैं। तो आप भी उसके लिए तैयार रहिएगा। MCQ सीरीज़ हम लाएंगे, तो आप रेडी रहना, ताकि हमें सारे MCQs पता चले और आपको पता चलेगा कि सारे MCQ जो है हमारी इस वीडियोज़ के अंदर जिन्होंने पढ़ा होगा आसानी से उनको आएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो PDF है ये आपको हमारी टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम्स मेड ईजी पे इस लेक्चर के बाद आज ही मिलेगा। टेक केयर एंड बाय।